नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2003 के संबंध में इस मंच से परिचर्चाएं होती रही हैं। इससे पहले आप सभी मतदाताओं ने, सभी प्रबुद्ध लोगों ने इस मंच से सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अपनी बात कहते हुए, पत्रकारों से उनसे सवाल करते हुए और इस बार की विधानसभा के जो खास मुद्दे हैं उन सभी से परिचय होता रहा है इन परिचर्चाओं के जरिए। आज की परिचर्चा एक मायने में विशेष है। मतदाता के मन में राजनीतिज्ञों के लिए, राज व्यवस्था के लिए और इस चुनाव को लेकर अपना अच्छे से अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए, यानी मतदाता बहुत सारे ऐसे सवाल रखता है अपने मन में जिसको इस तरह के मंच से उठा नहीं पाता। आज हमने ये प्रयास किया है कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व उनके भावनाओं का व्यक्त हो। इसके लिए मतदाता की हैसियत से, युवाओं की हैसियत से, बुद्धिजीवियों की हैसियत से, महिलाओं की हैसियत से और उपभोक्ता आंदोलन की हैसियत से हमारी इस परिचर्चा में, इस मंच पर आज जो पधारे हैं, इस संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। मैं सर्वप्रथम परिचय करवाना चाहूंगा आज की परिचर्चा के जो सहभागी हैं, श्री सोमदत्त शर्मा। श्री सोमदत्त शर्मा इस एरिया के युवाओं का प्रतिनिधित्व है आज की परिचर्चा में करेंगे। आप वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को समझने वाले, विशेष तौर पर आज श्री सोमदत्त शर्मा से ये अपेक्षा करेंगे कि आप युवाओं की व्यथा कथा जो है वो खोल के रखें, ताकि युवा ये तय कर सकें कि हम किस तरह का नेतृत्व जो है वो हमें चाहिए, या उस नेतृत्व से हम क्या अपेक्षाएं करते हैं। और राजनीतिक नेतृत्व में राजस्थान में विशेषकर और पूरे देश के दृश्य में युवाओं के लिए राजनीतिज्ञों ने क्या नहीं किया, ये परिचर्चा में आप रखने का प्रयास करेंगे। मेरे बराबर विराजे हैं डॉक्टर रघुराज सिंह जी। इस एरिया का शिक्षित वर्ग आपको बाई नेम, बाई वर्क, बाई फेस पहचानता है। आपने राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में विशेषकर शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे महती कार्य को बहुत ठीक से संपन्न किया है। यहाँ की ग्रामोत्थान विद्यापीठ में आप बीएड कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, पूरी विद्यापीठ के डायरेक्टर रहे हैं और इस वक्त स्वामी केशवानंद स्मारक, स्वामी केशवानंद स्मृति में जो पब्लिक स्कूल है उसका आप कार्य देख रहे हैं। आज हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इस देश के शैक्षिक परिदृश्य और विशेषकर राजनीति पर अपना बेबाक अपना मन जो है प्रकट करें, उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करें। मेरे बराबर विराजे हैं श्री संजय आर्य जी। हमारी इन वार्ताओं से जो खास चीज जो निकल के आती है, उभर के आती है, वो मतदाताओं को बताने का प्रयास करेंगे। बराबर विराजी हैं श्रीमती रितु शर्मा जी। आप उपभोक्ता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। आप एक शिक्षित महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं से सरोकार रखती हैं। इस चुनाव के मौके पर महिलाएं क्या सोचती हैं, राजनीतिकों ने महिलाओं को क्या दिया है, क्या महिलाओं की अपेक्षाएं हैं, इस पर आप आज की परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करेंगी। मैं सर्वप्रथम हमारी इस परिचर्चा के सबसे वरिष्ठ महानुभाव जो हमारे बीच विराजे हैं, डॉक्टर आर सिंह जी। डॉक्टर साहब, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान होना है 1 तारीख को, मतदाता जो है वो चाहेंगे अपनी सारी बातें, सारी अपेक्षाएं राजनीतिज्ञों के जरिए, और इसके लिए वो 1 तारीख को अपना नेतृत्व चुनने जा रहे हैं। आप उन मतदाताओं की तरफ से इस राजनीतिक व्यवस्था को क्या देना, क्या कहना चाहेंगे? आज की इस परिचर्चा में हम चाहेंगे कि आप सामाजिक, आर्थिक और विशेषकर शैक्षणिक मुद्दों पर मतदाताओं को थोड़ा जागृत करने का
करने से संबंधित अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, जो अभी विधानसभा के लिए हम एमएलए चुनने जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं कि सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं कि सभी पार्टी अपनी अपनी घोषणा पत्र प्रसारित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मैंने तो बहुत दिनों से, करीब 30 साल से देखा है कि हमारी पार्टी से, हमारे देश की पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनके घोषणा पत्र सभी के लगभग एक से होते हैं। घोषणा पत्रों में वो कभी रामराज्य की बात करते हैं तो कभी स्वराज्य की बात करते हैं, लेकिन होता वही है जो आज दिखाई दे रहा है। दिनों दिन स्वराज की और रामराज की बात करते हुए दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हम अपनी शिक्षा को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, फिर भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में शब्द बदल गए हैं, लेकिन शिक्षा में उन्नयन नहीं हुआ है, कोई गुणवत्ता नहीं आ पाई है। आज यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो बुरा हाल है यूनिवर्सिटीज़ का। दिनों दिन मुझे याद है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, लेकिन आज उसकी दुर्दशा देख करके बुरा लगता है कि आज ऐसी यूनिवर्सिटी की क्या हालत है कि जो दूसरी इसकी डिग्री को रिकॉग्नाइज करने में भी संकोच करते हैं। जी, ऐसी स्थिति में आप राजस्थान बोर्ड को भी देख लीजिए। राजस्थान बोर्ड को, जो कि जब 1965 में, 1950s में जब वर्ल्ड चेंज आई थी, 1965 में हिंदुस्तान में चेंज आई थी, राजस्थान पायनियरिंग स्टेट सबसे नेतृत्व दे रही थी शिक्षा सुधार। मुझे याद है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अच्छी किताबें लिखी गई, लेकिन आज और CBSE भी ये मानता था कि राजस्थान बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है, लेकिन आज उसकी भी दशा भी, इसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी शिक्षा मंत्री की, जो भी बनी उनकी नहीं है तो और कोई। शब्द बदल जाते हैं, शिक्षा आपके द्वार, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन शिक्षा में कोई विशेष गुणवत्ता नहीं आ पाई है। ऐसा ही चल रहा है, ऐसा बुरा हाल हो रहा है, बल्कि कोने कोने में, घर घर में स्कूल खुल रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर दिनों दिन बड़ा असर पड़ता जा रहा है। इसको देखते हुए हमारा जो भी कोई यहाँ से चुन करके जाए, जिसको भी भेजे, हम उनको ये जरूर चाहेंगे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार लाए। इस अपने एरिया की नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ही वो सुधार करने का प्रयास करें। अभी राजस्थान में बहुत अच्छी शिक्षा स्तर। जी डॉक्टर साहब, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस राज करती रही है। आप इन दोनों की पॉलिसीज में शिक्षा के लिए किसको गंभीर मानते हैं? दोनों एक सा ही राज करती रही। किसी में विशेष कोई जो पार्टी आती है, सबसे पहले वो ट्रांसफर का काम करती है और कुछ नहीं करती है, और अपने मन चाहे लोगों को, जिन्होंने पार्टी में वर्क किया है, उन लोगों को अपने अपने स्थान पर भेजने का प्रयास करती है, और इसके अलावा और फिर उसी से अपना पैसा बटोरने की कोशिश करती है। सारी पार्टी करती है। बीजेपी का भी वही राज रहा और कांग्रेस का भी रहा। बीजेपी का कम रहा है, कांग्रेस का ज्यादा रहा है। इनको देखते हुए लगा कि जो सुधार पहले थे वो दोनों ही शिक्षा के प्रति कोई गंभीरता नहीं दर्शा रहे हैं। अब राजस्थान के अंदर BEd कॉलेज सबसे ज्यादा खुल रहे हैं, जबकि नहीं खुलनी चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट BEd वाले और MAd वाले अनएम्प्लॉयड घूम रहे जी, और पैरा टीचर 10वीं और 8वीं वाले लगाए और 1200 रुपये पर। इस बात पर एक में थोड़ा सा आपने भी कहा कि विश्वविद्यालयों की बुरी हालत है, और आपने अभी ये बात कही कि 1200 रुपए में टीचर लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय के टीचर को 30,000 रुपए मिलता है और सुविधाओं का आप जानते हैं। क्या ज्यादा वेतन देने से शिक्षक अच्छा काम करेगा? क्योंकि वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, ये तो भावनाओं का, नैतिक आचरण का है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं। जी, में ये यदि तो हुआ कि जब पहले कम तनख्वाह थी तो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर जी अपनी नैतिकता के आधार पर पीरियड लेता था, और अब
ज्यादा तनख्वाह बढ़ने पर व्यापार करना लगा है या राजनीतिक एमएलए या मिनिस्टर के पीछे प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने के लिए घूमने लगा जी। है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ। इसलिए अब पहले क्लास ज्यादा लगती थी और अब क्लासें कम लगती हैं यूनिवर्सिटीज का, तो ये हाल है। इसमें राजनीतिक लोग क्या करें? राजनीतिक लोग ये करें कि उन जो प्रोफेसर आते हैं उनसे कहा जाए कि तुम अपनी क्लास जाके लो, हमारे पास मत। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ फिर आते हैं। यहाँ मेरे एक बहुत बड़ी एक छोटी सी बड़ी इम्पोर्टेंट बात ध्यान में आई जो अभी सिंह सर ने बोला। उन्होंने बात ये नहीं कही कि 1200 पे टीचर्स लगाए गए हैं, बात जो उन्होंने ये कही कि 8वीं और 10वीं पास टीचर्स लग रहे हैं। योग्यता की कमी। ट्रेन क्यों नहीं दिए और ऐसे क्यों लिए गए? अच्छा, दूसरी बात आप बताते हैं कि 2000 कर दिया। एक चीज सर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, राजीव गांधी पाठशाला जो हमारी जो खुली गई है, तो उनके बारे में आप देखिए, आपके वो कहा जाता है या सुनने में आ रहा है कि आधे से ज्यादा जो है वो सिर्फ कागजी हैं। अगर असली में जाके देखें तो कोई नहीं है। एजुकेशन पर डॉक्टर साहब से और बात करें इससे पहले मैडम, मतदाताओं का 2 बड़ा वर्ग है, महिला और पुरुष। महिला मतदाता इस विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचती हैं कि कौन सी पार्टी के नेतृत्व है, क्या कौन सी पार्टी की अगुवाई करने वाले लोग जो हैं वो महिलाओं के प्रति ज्यादा आदरपूर्ण है, या आप किससे ज्यादा अपेक्षा करती हैं? महिलाओं के मुद्दे पर हम चाहेंगे कि आप महिला मतदाताओं की ओर से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर मैं फिर वही बात आती है कि जैसे अभी सिंह सर ने बोला कि घोषणा पत्र सबका एक जैसा होता है, और वही बात है कि बीजेपी और कांग्रेस जहाँ पर महिलाएं या रिजर्वेशन बिल की बात आती है, दोनों का ही जो रवैया है औरतों के प्रति बिल्कुल एक सा है, कहीं किसी ने कोई कोशिश नहीं करी है। अब आज की तारीख में अगर हम औरतों की स्थिति देखें तो कंडीशन ऑफ विमेन अगर हम देखते हैं तो आज औरतें जो हमारी हैं सब पढ़ी लिखी हैं। अगर हम उनको कहें कि एम्पावरमेंट टू विमेन अगर हम कहें तो आज की तारीख में हमारी जो औरतें हैं उनका जो 50% पॉपुलेशन में, पूरी इंडिया पॉपुलेशन अगर देखी जाए 50% योगदान है उनका जी। उसके बावजूद उनको प्रॉपर कैंडिडेट्स कह लीजिए या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है? असेंबलीज और पार्लियामेंट में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो टिकट ही कम देती है महिलाओं को। बिल्कुल वही मैं आपको बता रही हूँ कि आज की प्रेजेंट स्थिति, क्योंकि सब अपनी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस की, हालांकि उन दोनों की जो लीडर्स हैं वो औरतें हैं, वसुंधरा राजे जी, गिरिजा व्यास जी, सोनिया गांधी देख लीजिए, उसके बावजूद बीजेपी ने सिर्फ 22 विमेन कैंडिडेट्स को टिकट दिया है और कांग्रेस ने सिर्फ 18, जबकि कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वो खुद महिला है। तो क्या ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है? पहली शिकायत आपकी दोनों प्रमुख दलों से ये है बिल्कुल कि उन्होंने टिकट ही नहीं दी, तो असेंबली में कहां से चुन के आज औरतों को सबसे बड़ा वोट बैंक देखा जाता है। उनके लिए घोषणा पत्र में अलग अलग तरह की योजनाएं दी जाती हैं, भाई आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको ये वैक्सीनेशन और इनॉक्यूलेशन वगैरह का है, डाइटरी के लिए है, मातृ और बच्चा वो योजनाएं हैं, इन सब के ऊपर जोर दिया जाता है। तो हमारा जो माइनॉरिटी वर्ग है या ये हम कह लें कि जो पिछड़ी जातियां और जनजातियां हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, तो औरतों को क्यों नहीं? मैडम, बात आरक्षण की आई, ये क्या कारण है कि महिला संगठनों के द्वारा भी मात्र 33% आरक्षण मांगा जा रहा है, जबकि 50% महिलाएं हैं। शुरुआत से ही 33% से ही शुरुआत, कम से कम मांगने में तो कंजूसी नहीं हो, ये अपना हिस्सा जो आता है। जो मेरे को जो प्रॉब्लम दिखती है वो ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो महिला विधायकें हैं जो चुनी गई हैं, जो एक्चुअल में हैं या विमेन लीडर्स हैं, उन लोगों ने ही इस बात को अच्छी तरह से पेश नहीं करा है। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर आप किस पार्टी को विशेष तौर पर ब्लेम करना चाहेंगी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में बार-बार बिल आया? दोनों को ही इक्वल मानती हूँ, क्योंकि दोनों ने ही इस मुद्दे को ना तो ढंग से कभी उठाया है, ना ही इस मुद्दे पर सोच विचार करा है, ना ही कोई डिबेट करी है, तो वो इट एंड्स एज अ फेलियर। इस चुनाव में राजस्थान का नेतृत्व जो है, अगर बीजेपी जीतती है तो एक महिला करेंगी। हाँ जी। ऐसी स्थिति में महिलाएं जो हैं वो वोट देते वक्त एक महिला के एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगी या फिर केंद्र में सोनिया गांधी को देखेंगी? ये एक थोड़ा सा बहस का विषय है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे जो आधे से ज्यादा जो औरतें हैं वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और उसमें जो बड़ी कमी जो नजर आती है वो ये है कि हम औरतें यूजुअली हमारे घर के आदमियों को देख करके वो किसे वोट दे रही हैं उसकी तरफ ही ज्यादा जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा घर है और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कांग्रेस को दें तो मैं भी कांग्रेस को दूं। यहाँ पर उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में वो ठीक कर रही हैं। अगर नहीं है तो शायद ये है कि हमारे जो एक इतना बड़ा समाज का जो वर्ग है उसमें अवेयरनेस ही नहीं है इस बात की कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो क्या सबके साथ मिलकर देना चाहिए या अपने इंडिविजुअली सोच विचार करके देना चाहिए। तो एक बड़ा मुद्दा तो खैर मतलब परेशान करने वाला तो ये है ही कि हमारी जो विमेन कैंडिडेट्स जो चुनी जाती हैं वो इस ढंग से इस मुद्दे को उठा नहीं पाती हैं। पर दूसरा मुद्दा ये भी है कि हमारे जो औरतें हैं उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक तो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि महिलाओं में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने हकों के लिए वो जागृत और सक्रिय। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि कुछ ऐसे औरतों को इसके लिए आगे आना चाहिए और एक ऐसा संगठित समूह खुद का बनाना चाहिए जहां औरतें ही इसमें मतलब पार्टिसिपेट करें, जो भी डिफरेंट सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज। देश और प्रदेश में महिला आयोग, महिला थाने, महिला बैंक और महिलाओं को हर तरीके से आगे लाने के प्रयास उसके साथ महिला पार्टी भी होनी चाहिए। महिला पार्टी भी होनी चाहिए। आप नया सजेशन दे रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिला पार्टी भी गठित हुई है। हाँ जी, हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में इस आपस में तोड़ देती है। नहीं, वो एक अलग विषय की बात हो जाती है। जी मैडम, एक तो आपने महिलाओं की बात उठाई और महिला मतदाताओं की तरफ से एक आप जागरूक महिला हैं। आप क्या इस चुनाव के मौके पर क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप अपने महिला वर्ग को कि वो क्या करें कि राजनीतिक पार्टियां और इस व्यवस्था में महिलाओं का मान सम्मान जो है वो बरकरार रहे। और इस संबंध में पहले राजनीतिक पार्टियां जिस चीज का दल रहा है उसके संबंध में भी आप कह सकती हैं कि इस दल में ये बातें नहीं होनी चाहिए जो हुई थी, इस तरह का कोई आप नहीं। सबसे पहले और बस एक ही बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ किसी के कहने पे वोट ना दें या अपने परिवार के उसके वोट ना दें, खुद थोड़ा सा सोचें समझें, अपनी थोड़ी सी जो है अपनी वो दायरा बढ़ाएं सोच का और उसे ही वोट दें जो उनको लगता है कि रियल में उनके लिए काम करेगा, ऐसा कैंडिडेट। धन्यवाद मैडम। श्री सोमनाथ, आप युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की परिचर्चा में। युवाओं के मन में इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के चलते, इस विशेषकर इस चुनाव के चलते क्या व्यथा है मन में, क्या टीस है जो आप कहना चाह रहे हैं आप उन सब मतदाताओं की तरफ से जो आपके पास मुद्दे हैं वो रखें कि युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, युवाओं के साथ क्या गलत हो रहा है, कौन सी पार्टी ठीक कर रही, ताकि युवा जो है अपना मन साफ करके 1 तारीख को उस वोटिंग मशीन के पास जाए तो वो सोच समझ के वोट डाले। ये है पहले जो ये दोनों पार्टियां हैं इन्होंने आज तक विशेषकर कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिसके अंदर इन्होंने ये दे दिया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ये कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा लेने के बाद वो छात्र कहाँ जाए, ये ऐसी कोई इन्होंने चीज ठोस दी नहीं है जिसको हम एक तरह से बेरोजगारी कहते हैं मान लो। तो बेरोजगारी को रोजगार में बदलने के लिए इन्होंने कोई खास दिया नहीं है। डॉक्टर साहब, शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे कि कोई सही सॉल्यूशन हो या? मैं आपको बता दूं कि जब 1986 में जो नई पॉलिसी बनी थी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था उसमें ये था कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ो, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी शिक्षा को रोजगार से या किसी काम से या किसी कौशल से नहीं जोड़ पाई है। सिर्फ उसको एक डिग्री दे देते हैं और अनस्किल्ड डिग्री देते हैं और जो स्किल्ड वाली है वो इतनी कीमती पड़ गई है कि जो साधारण व्यक्ति और साधारण घराने का इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। और वो युवा जो मीडियोकर फैमिली को, मिडिल क्लास को है, जिसके पास धन नहीं है, वो मारा। जी धन्यवाद। श्री सोमनाथ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, यहाँ का शासन जो है उसको कम से कम 10-5 साल पहले कह देना चाहिए था कि हम शिक्षा की व्यवस्थाएं बदल रहे हैं और आगे चल के आपको इन डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, कोई योजना होनी चाहिए। ये सर इसमें ऐसा नहीं है, कह देने से काम नहीं चलता। इनको पहले ये योजना इनकी होनी चाहिए, जिस तरह से 5 वर्षीय योजना चलती है उसके बाद आगे है, जैसे आरक्षण के लिए ले लीजिए, पहले आरक्षण लागू हुआ SC/ST का, उसके लिए इन्होंने कहा 21 साल के लिए है। तो इनकी ये योजना होनी चाहिए कि ये जो हम नई जो शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं इसमें ये इतने साल तक चलेगी, इसके बाद आगे जो पैटर्न आएगा वो इस लेवल का आएगा। इन्हें कम से कम ये है कि 10 साल पहले एक योजना निर्धारित करें
जी, ताकि आगे आने वाला जो कोई छात्र है वो उसके हिसाब से शिक्षा ले, उस हिसाब से तैयार हो उसके उस हिसाब से तैयार हो। दूसरी बात ये एक बीच में करते हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार करेंगे, लेकिन रोजगार के लिए कुछ नहीं करते। इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जो एमए की क्लासें पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर है या मान लो कॉलेज की पढ़ाते हैं, जी, 55% से एमए की और उसके बाद उन्हें अस्थायी तौर पर रख दिया जाता है। लेकिन स्कूल के अंदर क्या कोई एमए किया हुआ 5वीं वाले लड़के को नहीं पढ़ा पाएगा? तो एक तरफ तो उसको कॉलेज की क्लासें लेने के लिए क्या देते हैं अस्थायी रूप से जी, और उसको वेतन भी देते हैं। लेकिन अगर वो उसको कोई ऐसी उसकी नीति नहीं है कि जरूरी के लिए वो प्राइमरी पढ़ाते, क्या वो प्राइमरी नहीं पढ़ा पाएगा? अच्छा, दूसरी बात इसमें एक और ये है कि ये जो आजकल डिग्रियां दे रहे हैं, ये डिग्री तो अगर ये हिसाब चलता रहा इनका तो आगे अब हो गई वैसे तो बेकार, लेकिन 5-7 सालों के बाद ये डिग्रियां जैसे उस तरह से हो जाएगी, मान लो किसी ने एमए कर ली तो वो अनपढ़ माना जाएगा, और जिसने बीए कर ली वो उससे भी कम। ये तो इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं कोई रहता है। मतलब नहीं तो है। कागजी वो है। अच्छा, एक तरफ ये कहते हैं कि डिप्लोमा हो, लेकिन डिप्लोमे के लिए जब एक बच्चा मान लो 10वीं पास करता है तो वो इतनी बात समझने लग जाता है कि मेरा दिमाग ये काम करेगा या इस चीज़ में कोई रुचि है, तो उसको कोई रुचि का सब्जेक्ट न दे करके उस पर एक तरह से थोप दिया जाता है कि आप साइंस ले लो, आपको डॉक्टर बनना है तो ये चीज़ ले लो। लेकिन ये कहाँ है कुछ? क्या पूरे डॉक्टर हैं? डॉक्टर के लिए सर्विस दे पाएंगे? ये ऐसा कुछ नहीं करता। युवाओं के मन में बहुत सारी बातें हैं। आप इस चुनाव के संदर्भ में आप यहाँ से जो भी जीत के जाएगा उससे क्या वायदा चाह रहे हैं या क्या उनसे शिकायत करना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया? खास तौर पर वायदा क्या कर रहे हैं आप? वायदा ये है कि पहले इनकी जिस तरह से इन्होंने किया कि प्रौढ़ शिक्षा लागू हो, तो प्रौढ़ शिक्षा किसी 60 साल के बूढ़े को पढ़ा दिया, लेकिन वो 2 साल के बाद मर गया मान लो जी, तो वो बेकार गई, उसकी जितनी थी वो बेकार गई। तो ऐसी कोई इसकी ये योजना दे सरकार कि आप पढ़ रहे हो, हम आपको नौकरी देंगे। अगर नौकरी गवर्नमेंट में नहीं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसा निर्धारित करेंगे जिसके अंदर आप जाओ और आपकी लाइन हो और आपको जीवन यापन करने के लिए पूरा उतना मिले। लेकिन ये तो खुद गवर्नमेंट कर रही है, 1200 रुपये दे रही है पैरा टीचर को। पहले उनको कहा कि हम परमानेंट कर देंगे 3 साल के बाद, लेकिन आगे फिर कहते जी हमारे कोर्ट आ गया। इसके बीच में भी 98 के अंदर जो शिक्षक बेरोजगार जो थे, बीएड जिनको हम बोलते हैं जी, उनके पक्ष में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको सर्विस में लिया जाए, लेकिन आज तक उनको नहीं दिया। दूसरी तरफ ये राजीव गांधी पाठशाला खोल देते हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो खाली सीटें पड़ी है उनको ये भर नहीं पा रहे हैं। उनके लिए कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो ये अपनी सरकार का मंत्रिमंडल बड़ा बनाते हैं, एक मंत्री पे खर्चा होता है। और अब तो ये देखो आप लोकसभा और ये विधानसभा जो है जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये MLA जो है इनकी पेंशन वगैरह का विचार हो रहा है। सुविधा, इनको सुविधाएं ज्यादा देते हैं तो विभाग। सारी सुविधाएं इनको दी जी। है। उतनी सुविधा के अंदर एक आदमी कम से कम 15 साल तक अपना रोजगार चला सकता है, यानी उसको तनख्वाह दी जा सकती है। जी, और जो ये खर्चा करते हैं कि अब जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, जैसे ये कहते हैं शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा, लेकिन ये मौलिक अधिकार उस चीज को क्यों नहीं बनाते कि अगर जो पढ़ा है उसको नौकरी मिलेगी, उसको मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाते? जी, अगर ये पूरी गवर्नमेंट नहीं दे पाती है तो कोई प्राइवेट ऐसा सेक्टर निर्धारित करे जिसके अंदर वो जाए। जैसे अब स्कूल के अंदर ले लीजिए, प्राइवेट स्कूलों में जो टीचिंग करते हैं उनको 800, 700, 500 रुपए देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। श्री सोमदत्त, करते नहीं। चुनावों से संबंधित बड़ी चर्चा है। 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी केंद्र में है और कांग्रेस राजस्थान में है। इन दोनों पार्टियों से कोई शिकवा शिकायत ये है कि जैसे शिकायत दोनों पार्टियों की पूरी शिकायत ये है कि अभी जैसे टीचर लगे हुए थे अपने हक के लिए उन्होंने की, तो इस राजस्थान सरकार ने जी, छटनी शुरू कर दी। जब देना तो रोजगार था, इन्होंने जनसंख्या बड़ी है, काम बड़ा है। जब एक मंत्रिमंडल के अंदर जब मान लो 98 उत्तर प्रदेश में मंत्री हो सकते हैं जी, तो क्या राजस्थान में इतनी नौकरियां या इतने काम नहीं है कि युवाओं को वहां लगाए जा सकते, लेकिन वहां से निकाले जा रहे हैं। बीजेपी से जो केंद्र सरकार में है उससे आप कोई 3 बड़ी शिकायतें, आपकी क्या शिकायत है? बीजेपी से एक शिकायत तो ये है कि बीजेपी सरकार ने आज तक जो बातें कही है उन बातों पे पूरी उतरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी वालों के पास पीछे 5 साल राज करके गए हैं,
इन्होंने कोई शिक्षा के अंदर कोई ज़्यादा सुधार नहीं किया। और देखिए तो रोजगार के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन रोजगार के नाम से तो ये सरकारें डरती है। अब बीजेपी की सरकार है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर बार कहते हैं रोजगार दिया जाएगा, रोजगार कब दिया जाएगा, तब दिया जाएगा, ऐसी ये बातें करते हैं, लेकिन रोजगार देते नहीं है। बीजेपी वालों की एक नीति रही है कि आगे से आगे किसी काम को टटा दिया जाए ताकि हमारा टाइम निकल जाए, और जब आता है टाइम इसका चुनाव का तो उस समय ये जनता की भावनाओं को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, या तो किसी मंदिर की तरफ मोड़ दिया, या तस्वीर बांटने की तरफ, या फिर किसी दूसरे काम की तरफ मोड़ देते हैं। और कांग्रेस सरकार जो है, ये कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस सरकार का एक काम रहता है कि हाथ में किसी के लड्डू दे दो और उसे खाने मत दो। कांग्रेस सरकार ने हमेशा ऐसा किया है। ये कांग्रेस सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, 2 को रोजगार दे देंगे और 4 है उनको वापस कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अब इन्होंने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली, तो उसके लिए इन्होंने बापुओं को दूसरे जो पोस्टें हैं उनको तोड़ दी, पोस्टें तोड़ करके उनको निकाल दिया। अब स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए कर दी, जैसे पहले 60 की थी, इन्होंने वापिस 58 की कर दी। तो क्या ये 2 को दे रहे हैं तो 4 को निकाल भी रहे हैं। कांग्रेस की आदत रही है हमेशा के लिए कि ये जो लड्डू देते हैं उसको खाने नहीं देते, उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि हमको खाने नहीं देंगे। देख सकते हो आप जी, आपने युवाओं की ये व्यथा प्रकट की कि रोजगार देने के मामले में दोनों ही सरकारें, विशेषकर दोनों ही विशेष जो दल है, राष्ट्रीय दल है, उन दोनों ने इस चुनाव में, इस संगरिया विधानसभा क्षेत्र में कई और दल भी हैं। इंडियन नेशनल लोकदल है, रीजनल लोकदल है, रीजनल पार्टी है, और सीपीएम है, बीएसपी है, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? इनका जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। इन्होंने ये बात जरूर कही है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कैसे देंगे जब यही सरकारें बीजेपी और तभी इनका अलायंस भी चल रहा है। जैसे ये इनेलो वाले हैं, इनका अलायंस है बीजेपी के साथ, दूसरी बीएसपी पार्टी चल रही है, इनका उत्तर प्रदेश में अलायंस चल रहा है। तो ये तो आपस में लड़ेंगे रोजगार तो देना। इनको भी आप अलग नहीं देखते, राजनीतिक एक जो फ्रेम है उसी में काम कर रहे हैं। एक ही थैली के सट्टे बटे हैं। अगर यहाँ से टूट के ये 2-4 जीत के जाएंगे तो उल्टा ये नुकसान ही करेंगे, और वो नुकसान ये है कि हर बार ये सीएम बदलने का काम करेंगे, न कि ये किसी को रोजगार देंगे, किसी का विकास नहीं करेंगे। युवाओं की मन दशा जो है वो आपने देखी। श्री हरि जी, इस बीच श्री सोमदत्त ने युवाओं को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। इनकी व्यथा है, रोजगार पर ज्यादा इनका वो था। और डॉक्टर साहब ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित बात रखी, मैडम ने महिलाओं की जो व्यथा है और अपेक्षाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से वो रखी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो हमारा परिचर्चा का प्रथम दौर रहा है उसमें बेसिकली 2 ही कंसेप्ट पे बात हुई है। एक तो एजुकेशन सिस्टम से, उसी से रोजगार की व्यवस्था जुड़ी हुई है, और दूसरा महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से, उनके प्रतिनिधित्व से। एक बात तो हम सभी लोगों को शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करनी पड़ेगी कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई शासन चाहिए, उस शासन की व्यवस्था चाहिए, और लोकतंत्रीय प्रणाली सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी गई है। लोकतंत्र हमारे देश में आया है, एक अच्छी प्रणाली के रूप में आया है जी। लेकिन जब इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, हर वर्ग की व्याख्या को देखते हैं, तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं न कहीं कमी है। मैं जहां तक बेसिक कमी समझता हूँ, वो कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यदि उस नारे के साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया होता, या उनके पहले या बाद के राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने जोड़ दिया होता कि जय शिक्षक, तो मैं समझता हूँ समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाता। बेसिक पॉलिसी उस थिंकर से, उस विचारक से निकलनी है जिसे हम शिक्षक वर्ग के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को खुद के वोटों के हिसाब से यह नहीं देखना था कि हम इनकी योजनाओं को, इनकी स्कीम्स को, इनके थॉट को, इनके शोध को किस तरह से क्रियान्वित करें। उनका काम था शोध करना, उन प्रोजेक्ट को देना। जिस विचारधारा को उस देश ने लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ था, चाहे वो वामपंथी विचारधारा थी, दक्षिणपंथी थी या मध्यमवर्ती थी, उसके अनुरूप उन शिक्षाविदों के शोध को इस देश की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्रियान्वित किया जाना चाहिए था।
शिक्षा में गुणवत्ता लाई जानी चाहिए थी और शिक्षा को रोजगार के सापेक्ष बनाया जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि सभी वर्गों का असंतोष है वो इस लोकतंत्र में दिखाई नहीं देता। जहां तक महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात है, मैं समझता हूं कि मुझे तो मेरे व्यक्तिगत मानस से इस आरक्षण सबसे डर लगता है। इस लोकतंत्र का सबसे अधिक जो नुकसान किया है वो इस आरक्षण शब्द ने किया है। और महिलाओं से भी मेरी ये निवेदन रहेगा, इस विश्लेषण में मेरी बात रहेगी कि वे तो सर्वशक्तिमान हैं। किसी कानून की आवश्यकता नहीं है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। उनको खुद की शक्ति को समझना होगा और वो आगे आएंगी तो निश्चित तौर पर ये 33% का आंकड़ा तो उनके लिए कुछ ही नहीं है, 50% सीटें ले जा सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां कभी भी चुनाव में किसी प्रत्याशी को उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं उतारती, वो केवल जीत के आंकड़े को उतारती हैं। क्योंकि महिलाएं उस पर खरी नहीं उतरती, इसलिए वो इस बिल से बचे। उनको जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, निश्चित तौर पर। धन्यवाद। अभी जो इस परिचर्चा में मुद्दे उठे उससे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राज जो बना लेती है पार्टी और जो वर्तमान ढांचा है उसमें राज साहिब केवल राज करना चाह रहे हैं, वो किसी को कुछ भी देना नहीं चाह रहे। जिसके पास धन है सड़क बनाए, जिसके पास धन है सड़क पर चले, जिसके पास पैसा है वो पढ़े और जिसको जो रोजगार मिला वो करे। ऐसा क्या वातावरण बनना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से कि ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बने जो राजनेताओं को ये काम करने के लिए बाध्य करें। मैं मेरी बात पूरी इस रूप में करना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा की कल्पना इसलिए की गई थी कि लोकसभा में तो डायरेक्ट मतदाता से चुन के आता है और राज्यसभा में विद्वान लोग इस देश के सामाजिक और व्यापारिक और जो बौद्धिक तबके के लोग हैं वो राज्यसभा में आए। क्या राजस्थान में भी इस तरह की आवश्यकता महसूस करते हैं आप सब लोग इस परिचर्चा के सहभागी जो है कि उसमें विधान परिषद की बात जैसे कई स्टेट्स में उसमें विद्वत लोग जाएं। और मैं मेरी बात इस रूप में कहना चाह रहा हूं कि यदि आप विधान परिषद के मेंबर हैं, चुने हुए तो नहीं है क्योंकि हमें आपका मैडम का भी कहना था और आपका भी कहना था और श्री आर्य जी विशेष तौर पर कह रहे थे कि योग्यताओं के बलबूते पर विधायक चुन के नहीं जाता बल्कि संख्या बल पर विधायक चुन के जाता है। आप अगर विधान परिषद में हैं तो आप राजनीतिज्ञों को क्या कहेंगे और किस तरह से आप आम जो बौद्धिक आदमी, आम जो मतदाता है उसकी बात रखेंगे? देखिए आपने ये जो सुमन की ये बातें ये बहुत अच्छी हुई है। एक तो अभी आर्य साहब ने ये कहा कि जय शिक्षक का नारा लगना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि कोई भी जब चाहे कोई भी नेता जाता है वो यही कहता है या हमको हमारे पास जब स्कूल में कोई बात आती है फंक्शन होते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होगा, लेकिन एक तरफ ये भी नारा दिया जाता है, एक तरफ आज शिक्षक बेचारा भी हो रहा है, शिक्षक को सामाजिक स्तर भी नहीं मिल रहा। आज ट्रेन टीचर 1,000 रुपये 500 रुपये का काम कर रहा है। ये दुर्गति नहीं है शिक्षा की तो क्या है? मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी राष्ट्र की और किसी समाज की अगर दशा को देखना है तो वहाँ की शिक्षा के ढांचे को देख लो, वो आपको अपने में ही बता देगा कि राष्ट्र का स्तर क्या चल रहा है, राष्ट्र का में गुणवत्ता क्या चल रही है, राष्ट्र में लोकतंत्र कैसा चल रहा है। इस समय हमारे यहाँ अभी यदि आपको बता दूं, इस समय समाज के अंदर जो बौद्धिक वर्ग है वो इसके अंदर नहीं जा पा रहा है। धन बल वाला धन बल जिसके पास है और भुज बल जिसके पास है वो जा रहा है। मैं भी इस राजनीति के द्वार से पीछे लौटा हूँ। इसलिए आज हम अपने बच्चों को ये उदाहरण नहीं देते हैं कि वो नेता देखिए ऐसे बन जाओ, हम ये कहते हैं ऐसा मत करना। ये शब्द हम जब प्रयोग करते हैं पार्लियामेंटेरियन यूज करते लैंग्वेज यूज करिए। अब पार्लियामेंट में और विधानसभा कुश्ती होती है। अब कोई असिस्ट बोलता है उसको कहते हैं कि आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल पहले नेता शब्द कहने से गौरवान्वित होता था आदमी, आज नेता शब्द कहने वाली नेता भी नहीं कर रहे हैं। आज ये गाली की तरह से इस्तेमाल है। आखिर ये गिरावट आई थी, ये हमारे जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने इस गिरावट को दिखाया। इसलिए हमें अब नई पीढ़ी में ये लोकतंत्र को और लोकतंत्र की गुणवत्ता को और नेताओं के गुणों को
और कैसा समाज बनना चाहिए इसको बच्चों को बताना चाहिए, जिससे कि ये नई पीढ़ी इस लोकतंत्र को सबल बना सके। इस पीढ़ी में तो अच्छा उदाहरण नहीं दिया है, नई पीढ़ी आएगी, इसलिए हम स्कूलों में जाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि नैतिक शिक्षा का विकास हो, लोग समाज को समझें, परस्पर प्रेम हो और एक दूसरे के विचारों को समझें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ, अभी तो भेड़ चाल चल रही है और एक जिसका जैसा माहौल बन सके। इसलिए विद्वता की ये मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा, शिक्षा में और साक्षरता में भी अंतर है। शिक्षित आदमी के गुण और होते हैं, साक्षर करने से क्या होता है, साक्षर अभी 50% कर दो, क्या 100% कर दो। आज जो समाज के अंदर दुर्गुण ला रहा है वो साक्षर ही ला रहा है, शिक्षित नहीं ला रहा। शिक्षित तो कोने में इस समय खड़ा हुआ देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। आपका मतलब जो जितना सियाना होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, हाँ, वो समाज में गिरावट लाएगा, गिरावट ला रहा है। इस समय किडनैपिंग अनपढ़ नहीं कर रहा, इस समय स्कैंडल अनपढ़ नहीं कर रहा, इस समय ये हाईजैकिंग अनपढ़ नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? जिसको पॉलिटिकल श्रेय, राजनीतिक शरण मिली हुई वही कर रहा है। आज दिनों दिन ये इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इसका दोषी कौन है, इसकी संरक्षण में कौन है? आज हमें ऐसा आदमी भेजना चाहिए विधानसभा के अंदर जो अच्छा उदाहरण पेश कर सके, अच्छा शिक्षित आदमी हो, साक्षर नहीं शिक्षित हो, जो धन के बल पर नहीं अपने आचरण के बल पर चुन करके जाए और वहां जा करके समाज का सेवक बने, समाज का शासक न बने। आज पहले तो वोट मांगते हैं सेवक बन करके और वहां शासन करते हैं शासक बनकर। ये डिफरेंस आए और ये भी है, आज हर एक आदमी कह रहा है कि सरकार से 100% पैसा जाता है और नीचे 15% पहुंच रहा है। मुझे कौन कह रहा है बीच? इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस समय जो समाज की लोकतंत्र की स्थिति कर रही है उसमें त्रिकोण बना हुआ है। एक तरफ राजनेता, दूसरा ये जो प्रशासक वर्ग और तीसरा ये अंडर माफिया वर्ग, ये तीनों का त्रिकोण बना हुआ है, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और समाज को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आज की राजनीति पर बेबाक और आज की जो वस्तु स्थिति है उसको प्रकट किया मतदाताओं के सामने। और इस सार ये निकलता है आपकी बातों का मेरे हिसाब से कि सत्ता जो है वो कभी सहयोग के लिए कल्पित की गई थी, जबकि अब सत्ता जो है वो सताने के लिए यूज हो रही है। और आपने दूसरी बात ये कही कि हमने हाथ खड़े कर दिए हमारी पीढ़ी ने, क्योंकि हमने जो किया था उसका प्रतिफल तो सामने आ रहा है जो बहुत बुरा है। तो ऐसी स्थिति में युवा इस राजनीतिक परिदृश्य को ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि राजनीति से ही हमारे शासक आते हैं, राजनीति से ही सारी चीजें पॉलिसीज तय होनी होती हैं और राजनीति से ही आगे किसी देश समाज का भविष्य तय होना होता है। ऐसे में युवा जो है, आप जैसे मैं कह रहा था पहले कि आप विधान परिषद में आप युवाओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप मतदाताओं की तरफ से, युवाओं की तरफ से उन राजनीतिज्ञों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें शुरू से जो बात देखी जाए तो उसमें ये है कि जिस हिसाब से कहा जाता है कि एक होता है लोकतंत्र। अब भारत में कहने के लिए लोकतंत्र शब्द कह दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही अभद्दा गणतंत्र है। अगर विधान परिषद में ऐसी कोई व्यवस्था बने कि इतनी पार्टियां नहीं हो और हर एक आदमी अपना झंडा और डंडा उठा के नहीं फिरे, पहले तो इन पे ऐसी कोई व्यवस्था बने और इन पे रोक लगे जिससे ये सुधार हो कि कम से कम कोई जैसे कोई निर्दलीय जीत के आ गया, आदि मंत्री बना दिया, चाहे अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, लेकिन मंत्री बना तो लाल बत्ती की कार उसको मिल गई तो आगे जो सीएम बैठा है वो सीएम बन गया उसके बहुमत से। ये व्यवस्था जो ये खत्म होनी चाहिए पहले। एक तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो द्विदलीय व्यवस्था जो है वो आनी चाहिए, ये बहुत सारी पार्टियां नहीं होनी चाहिए, इससे मतदाता जो है वो कंफ्यूज होता है। आप ये मल्टी पार्टी, ये जो भीड़ तंत्र कह रहे हो आप, जी हाँ, ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का भीड़ तंत्र हो गया है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर ऐसा है कि जैसे अभी आपने कहा विधान परिषद में होते, विधान परिषद में क्या हो, विधान परिषद में आजकल वो जाते हैं, बनाई तो ये इसलिए गई थी कि कोई बुद्धिजीवी आएगा, लेकिन आजकल जाते वो हैं जिनको जनता नकार देती है और जो
जनता के आगे टिक नहीं पाते, जो जीत नहीं पाते, उनको विधान परिषद में भेज देते हैं। उदाहरण के लिए अभी अपने बड़े लीडरों को देख लीजिए। आपने राज्यसभा की मैं आपको बाकी जो विधान परिषद की कल्पना है उसको इस रूप में खारिज किया है कि उसमें रिजेक्टेड और हारे हुए लोग जो हैं उनकी शरण स्थली है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, मनमोहन सिंह जी 2 बार चुनाव आ चुके और फिर भी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, दूसरे और भी बीजेपी की भी आपने राज्यसभा की कंसेप्ट को एक तरह से खारिज कर दिया। बिल्कुल, इसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि इसका कोई एक निर्धारित जैसे कोई सिस्टम हो, या जिस तरह से अपने कहते हैं नौकरी लगने के लिए अपने को एक योग्यता चाहिए, तो इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था हो कि उसकी वो प्लानिंग हो कि उस प्लानिंग के तहत कोई आएगा और उसको ये विशेष काम दिया जाएगा कि जिस क्षेत्र से वो आया है उस क्षेत्र के लिए उसे कुछ काम करना होगा। युवाओं से कुछ नया करने का उम्मीद करें क्या हम? युवा, अगर युवाओं को आगे आने दिया जाए, और ये जो राजनीति में आने कोई नहीं देता, आना पड़ता है, उसके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि युवा इस हिसाब से नहीं आता है। आज के लिए जब जीतना है, किसी को लीडर बनना है, तो 4 चीजें चाहिए: नोट, वोट और सोच। अच्छा, ये चीजें हैं। अगर ये चीज किसी युवा के पास हो तो टूटा पड़ा है, चप्पलें उसकी घिंची पड़ी है, जो उसने कपड़े पहने के वो फटे हुए हैं, उसके पास नोट नहीं है जी। अच्छा, जिसके पास नोट नहीं है उसके पास ये निश्चित है कि भूख मरेगा, तो उसके नजदीक कोई माफिया भी नहीं आएगा, तो माफिया तो पैसे वालों के नजदीक आते हैं। इसका मतलब जो राजनीतिक पार्टी और दूसरी एक वंशावली है वही आगे आ पाएगी। मैं बीच में बात और कहना चाहूँगा कि एक आजकल गंदी व्यवस्था ये हो गई है कि राजनीति के अंदर वोटों को खरीदा जाता है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो खरीद लेगा और जीतेगा। तो ये सारी चीजें निकली है। पहले तो इन चीजों को अगर किया जाएगा खत्म, तभी कोई युवा आगे आएगा। श्री सोमदत्त, आपकी बात आ गई, एक सवाल आपसे और करेंगे। युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा इन दिनों आरक्षण का है। आरक्षण पर अभी आपसे बात करते हैं। मैडम रितु शर्मा जी, महिलाएं जो हैं वो इस चुनावी परिदृश्य में, जैसे मैंने आपसे डॉक्टर साहब से कहा कि विधान परिषद की कल्पना की गई है जिसमें हम वोटों के बलबूते पर बौद्धिक लोग और वैचारिक लोग नहीं पहुंच पाते वहां, और धनबल जिनके पास कम है, या जैसे आपने कहा लठ बल कम जिनके पास है, वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन आप वहां हैं तो आप महिलाओं की तरफ से उन राजनीतिक व्यवस्थाकारों को क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे अभी संजय जी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिजर्वेशन के नाम से उनको थोड़ा सा डर सा लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था, या औरतें जो हैं, विमेन जो हैं, वो अपनी योग्यता पर उसके बलबूते पर आए राजनीति में। पर मैं उनसे ये एक बात उनको ध्यान दिलाना चाहूंगी और उनसे पूछना भी चाहूंगी कि आज समझिए कोई औरत है जो अपनी इस बात में योग्यता रखती है, पॉलिटिक्स में कह लीजिए या सोशल और किसी भी सोसाइटी में किसी भी बलबूते पर, अगर वो इतनी योग्यता रखती है और उसके घर के पुरुष या आदमी उसको आगे नहीं आना देना चाहते हैं, तब ऐसे हालातों में क्या करा जाए? उस मामले में मैं ये कहूंगी कि अगर हम कहीं पर रिजर्वेशन रखते हैं तो इस ऐसे माहौल में जो औरतें जिनको नहीं आगे आने का मौका मिल रहा है वो आगे आए, थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होए, और जब वो देखें और जब हम देखें कि हाँ अब हमारी जो विमेन वर्ग है इतना बड़ा जो है वो असली मायने में एम्पावर्ड है, तब हम उस रिजर्वेशन को हटा सकते हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले असली हम विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ें, और वो पॉसिबल हो सकता है तभी जब हम रिजर्वेशन के थ्रू उन औरतों को आगे लाएं जो वास्तव में इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। जी मैडम, आपने बहुत अच्छी बात इस रूप में कही कि मैंडेटरी व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्थाएं आरक्षण की इसलिए जरूरी है कि बराबर के लोगों से मुकाबला करवाओ आप। यहाँ की जो समाज व्यवस्था है, यहाँ का जो हजारों साल का सोच है, क्योंकि आज तक, हाँ जी, क्योंकि आज तक अभी तक मैं कह रही हूँ, हालांकि औरतें कई मायनों में पढ़ लिख गई हैं, कई मायनों में वो बहुत अपनी योग्यता के अनुसार कार्य भी कर रही हैं, पर फिर भी अभी तक हमें असली एम्पावरमेंट नहीं मिला है, और वो सिर्फ रिजर्वेशन के जरिए अभी आज की तारीख में पॉसिबल है। वैसे आपको महिला नेतृत्व से कोई शिकायत है? दोनों पार्टियां जो हैं, जितनी भी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर, शिकायत बस यही कि उन लोगों ने जो विमेन इश्यूज हैं उनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करा है, और उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का सपोर्ट करूँ इसको, कि देखिए जब इन पार्लियामेंट के अंदर एमपी की या एमएलए की इच्छाएं होती हैं, उनको वो
तुरंत पास कर दें। तुरंत कर लेते हैं। अब इनके जब इन MLA को या MPs को कोई सुविधा लेनी होती है तो सारी पार्टी एक होकर बिना बहस के बिना वो बहस तुरंत कर तुरंत देते हैं। तुरंत बिल पास हो जाता है। और इस मुद्दे लेकिन को अभी नहीं करा। ऐसा लगा कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे विधानसभा में है, चाहे वो लोकसभा में, राज्यसभा में है, उनका मानस नहीं बना है कि हम नहीं बन पाया है। हाँ जी। नहीं तो वो 1 मिनट में बात बात करें। हाँ जी। हमारे इक्वल उनको अभी जो सामाजिक बंधन में जिस तरह से महिलाओं को बांध रखा हाँ है जी। उसको तोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ऐसे बन ही रहे। हाँ जी। मैं ये इस बात का भी सपोर्ट, एक बार 33% या जो कुछ भी रिजर्वेशन देखे इनमें से कुछ महिलाएं आगे आएंगी। जब आगे आएंगी तो और प्रेरित होंगी, और प्रेरित होंगी तो महिलाओं का एक वर्ग बनेगा। अब यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव में जहाँ हम लोग वार्ड्स में जहाँ रिजर्वेशन देते हैं, मैंने ये एक बहुत उदाहरण एग्जाम्पल देखा है कि जहाँ औरतें जब पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं, आज वो बड़ा अच्छा मंच पे खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं और करती हैं। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे पंचायत राज और नगर पालिका में जो आरक्षण दिया गया है हाँ महिलाओं को, ऐसा ही असेंबलीज में और पार्लियामेंट में दिया जाए तो महिलाएं निश्चित रूप से अच्छा करके दिखाएं। और इस संदर्भ में कई सामाजिक मंचों से ये बात सामने आई कि महिला को जब भी, कन्याओं को जब भी मौका दिया गया उन्होंने बेटर करके दिखाया है। जैसे रिजल्ट्स की बात आती है और बहुत सारी बातें हैं। एक क्षेत्र जब मिल जाता है, देखिए पहले मुझे याद है कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में बहुत कम लड़कियां जाती थी, इंजीनियरिंग में नहीं जाती थी, पुलिस में नहीं जाती थी। आज उनको जब वेन्यूज खुला मिल गया है तो जा रही है। जी डॉक्टर साहब, चुनाव का मौका है, बहुत कम समय रह गया है, मतदाता इस वक्त कंफ्यूजन में है। आप महिला मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, विशेषकर इस विधानसभा चुनाव में और विशेषकर पूरे राजस्थान के संदर्भ में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रही हैं कि वो एकदम अपने हकों के लिए जागरूक रहें, क्योंकि आगे 5 साल तक आपको ये जो नेतृत्व चुनेंगे इन्हीं को पॉलिसी बनानी है। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि बस आप अपने माहौल के प्रति, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर के प्रति अवेयर रहें। पता होना चाहिए आपको कि कैसा कैंडिडेट उनके जो औरतों के हितों के लिए काम करेगा और जो मोस्ट एलिजिबल है उसको वोट दें। धन्यवाद मैडम। श्री सोमदत्त, बहुत संक्षिप्त में हमें समय की बाध्यता है, आरक्षण पर क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण ये है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है ये गलत है। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण गलत है, सारा ही आरक्षण की व्यवस्था गलत है। जैसे आरक्षण दिए हुए SC ST को आज 50 साल हो गए, मान लो 50 साल से ऊपर हो गए, तो क्या एक ST का जो टीचर लगा, उसका लड़का लगा, तो क्या वो संपन्न नहीं हो गया, बराबर नहीं हो गया? आप आरक्षण का आधार आर्थिक आधार चाह रहे हैं, सामाजिक आधार चाह रहे हैं? मैं इसका आर्थिक आधार चाह रहा हूँ, और आर्थिक आधार में भी ऐसा आधार इसका सिस्टम कि जिसको एक परिवार को एक बार मिल गया, दोबारा ना मिले, दोबारा उसको आरक्षण नहीं मिले। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आ गई। डॉक्टर साहब, जबकि 2-3 दिन रह गए हैं, मतदाता को फैसला करना है, सभी वर्गों के मतदाताओं को, विशेषकर बौद्धिक लोगों को, क्योंकि एक मीनू आ गया सामने कैंडिडेट्स का, उसमें से छांटना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से? 1 तारीख को वो जब उस मशीन पर जाए तो क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो बताए हैं, घोषणा पत्र बताए हैं, आदमी को हर एक समझ गया है। ये देखें कि ये व्यक्ति चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से कैसा है और वो आगे क्या काम कर सकेगा जब विधानसभा में जाएगा। इसको सोच करके देखें कि वो समाज की हित के लिए, गुणवत्ता के लिए वो कितना अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सकेगा निष्पक्ष होकर। जब एक कैंडिडेट छट करके जाता है तो वो फिर किसी पार्टी विशेष का नहीं रहता, वो तो फिर उसको पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका व्यापक दृष्टिकोण हो, समाज की दर्द को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के मतदाता जो है वो योग्यता का भी ख्याल करें। हमारे जो भी नेता होगा इस असेंबली का, इस विधानसभा क्षेत्र का, उसका चरित्र अच्छा हो और उसमें व्यापक और सामाजिक समरसता का उसमें भाव हो और सशक्त तरीके से हमारे यहाँ की समस्याओं को उठाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्री हरि जी, दूसरे दौर में तीनों ही हमारे जो परिचर्चा की बात सहभागी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आप किस रूप में देखते हैं इन सब बातों को? मैं इन बातों को 2 चरण के रूप में देखता हूँ। एक तो रिजर्वेशन पर बात आई जी, महिलाओं के आरक्षण पर बात आई और कंप्लीट आरक्षण पर बात आई। जहाँ तक
मैं समझता हूँ महिलाओं के आरक्षण के बारे में। आरक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक स्वायत्ता है। जब तक आर्थिक स्वायत्ता नहीं आएगी महिलाओं में, उस आरक्षण का कोई मायने नहीं है। जो एग्जाम्पल नगरपालिका पंचायत का दिया, मेरा अनुभव ये कहता है कि उनमें जो आज पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी पत्नियों ने अपने पॉलिटिकल जो पति हैं उनके सहारे या उन परिवारों के सहारे ही चुनाव लड़ा है। राजनीति वो कर रहे हैं, मोर उनकी चल रही है। इसलिए मैं आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। मेरा मानस ये है कि यदि आर्थिक स्वायत्ता आएगी तो स्वतः ही महिला अपना निर्णय खुद लेने लगेगी। महत्वपूर्ण आर्थिक स्वायत्ता है। दूसरी बात, विधान परिवर्तन की, विधान परिषद बनाए जाने की, संविधान में परिवर्तन की, 2 राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था की बात आई। मैं समझता हूं कि जो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संविधान बनाया था वो पूर्णतः सही संविधान है। जो गड़बड़ हुई है वो हमने जितने संशोधन किए उनसे हुई है। मूल भाव जो है आप संविधान का आज किसी भी कानूनी रीत से बात करके देखें, मैं जहां तक समझता हूं कि आजादी के बाद जितने कानून बने हैं सब सही है। पहले के कानून आज अधिक सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। उन्हीं का सहारा लेना। महत्वपूर्ण बात जो है संविधान में परिवर्तन करने की नहीं है, विधान परिषद बनाने की नहीं है, नैतिक रूप से अपने समाज को मजबूत करने की है। और दूसरी बात जो है, वो जो बौद्धिक लोग हैं उनको ये भय का वातावरण कि राजनीति में गंदगी लोग आएंगे, इसलिए हमें दूर रहना है। इस भय के वातावरण को तोड़ना होगा। यदि व्यवस्था हमें कोई सौंप नहीं रहा तो हमें आगे बढ़कर उस व्यवस्था को सामना होगा। बौद्धिक लोगों की एंट्री जरूरी है। एंट्री निश्चित रूप से लेनी होगी, खुद के बलबूते पर लेनी होगी। भारत के वर्तमान परिदृश्य में, राजनीतिक व्यवस्था के परिदृश्य में ये कहा जाता है कि इस देश में मात्र 400 लोग राज कर रहे हैं। 100 राजनीतिज्ञ हैं, 100 बड़े अफसर हैं, 100 बड़े जो हैं वो इलीगल काम करने वाले, जिनको आप अंडरवर्ल्ड के लोग कह रहे हैं। इस तरीके से वो व्यवस्था टूटनी चाहिए। वो व्यवस्था तब टूटेगी जब बौद्धिक और सामाजिक भाव के अच्छे लोग जो हैं वो इसमें एंट्री करेंगे राजनीति में। आज की परिचर्चा बड़ी सारगर्भित रही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर आरा सिंह जी, सोम प्रकाश और आर्य जी और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने महिलाओं के मुद्दे उठाए। मैं एक दो नई जानकारी